नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रीत वर्मा पे। दोस्तों, मैंने जूरिस्प्रूडेंस आपको पढ़ाना शुरू किया था और जूरिस्प्रूडेंस में मैंने विधिशास्त्र की जो परिभाषाएँ हैं, उसको पढ़ा दिया था और उससे संबंधित जितनी भी विचारधाराएँ थी, उन पर मैंने बात कर ली थी। तो जहाँ से क्वेश्चन यूजीसी नेट और पीसीएस जे एग्ज़ाम में और आपके एलएलएम एंट्रेंस एग्ज़ाम और पीएचडी के एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन जूरिस्प्रूडेंस से जो विधि के स्रोत हैं, उससे भी बनता है। तो विधि के स्रोत, कब्ज़ा, विधिक व्यक्तित्व और आपने अधिकार और दायित्व के बारे में पढ़ा होगा, वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो जब हमारा टॉपिक स्कूल खत्म होने के बाद, यानी कि जितनी विचारधाराएँ हमने जो आपको पढ़ा दी, उसके बाद जो हमारा टॉपिक शुरू होगा, वो विधि के स्रोत से शुरू होगा। यानी कि हम क्या देखेंगे कि सोर्स क्या है। तो विधि के स्रोत में हम सबसे पहले देखेंगे कि विधि का किस तरीके से हमारी विधियाँ बनी और उन विधियों को बनने में किन चीज़ों का वहाँ पे योगदान रहा। तो ये हम देखेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं विधि के स्रोत की। तो विधि की स्रोत को हम जब देखते हैं, तो आपने स्रोत के रूप में अंतरराष्ट्रीय विधि में भी पढ़ा होगा कि अंतरराष्ट्रीय विधि का स्रोत क्या है? अंतरराष्ट्रीय विधि का स्रोत क्या है? फिर आपने पढ़ा होगा कि संविधान के स्रोत क्या हैं? ये भी आपने पढ़ा होगा। तो उसी तरीके से जो हमारी विधियाँ हैं, उन विधियों को बनने का स्रोत क्या है? जैसे कि हमारी विधियाँ हैं, आपने देखा होगा इंडियन पेनल कोड, आपने देखा होगा एविडेंस एक्ट, आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी विधियाँ जो भारत में प्रचलित है या विश्व में प्रचलित है। उन विधियों का स्रोत क्या है, वो बात बताएगी आपको जूरिस्प्रूडेंस कि विधियों का स्रोत आखिर क्या रहा है। तो वो कहाँ से उत्पन्न हुई, वो अचानक आ गई या किसी माध्यम से बनकर आई, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे विधि के स्रोत के बारे में। तो विधि के स्रोत में हम 2 प्रकार की विधियों का स्रोत का अध्ययन करेंगे। एक इसके जो प्रमुख स्रोत हैं, दूसरे हमारे इसके जो गौण स्रोत हैं या वो ऐसे स्रोत हैं जो पूरी तरीके से डायरेक्ट स्रोत के रूप में मान्यता नहीं प्राप्त है। उस तरीके के स्रोत को देखेंगे। तो जो विधि के प्रमुख स्रोत हैं, उसमें हम देखेंगे रूढ़ि और प्रथा को, देखेंगे विधायन को और न्यायिक निर्णय को। और यूजीसी नेट यहाँ से हर बार 2 से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तक भी बनाया है। एक क्वेश्चन तो 100% आएगा और 3 क्वेश्चन बन जाएँ, वो भी आपको एक बार देखना है। तो यहाँ पे देखेंगे हम विधि के प्रमुख स्रोत के रूप में रूढ़ि और प्रथा को, दूसरा हम देखेंगे विधायन को, तीसरा हम देखेंगे न्यायपूर्ण निर्णय को। तो विधि के प्रमुख स्रोत के रूप में हम विधायन को देखने जा रहे हैं, रूढ़ि और प्रथा को देखने जा रहे हैं और उसके साथ हम देखेंगे न्यायपूर्ण निर्णय को। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रूढ़ि और प्रथा को विधि के स्रोत में किस तरीके से मान्यता प्रदान की गई है और विधि का स्रोत में यानी विधियों को बनने में किस प्रकार से रूढ़ि और प्रथा का योगदान रहा। यानी रूढ़ि और प्रथाएँ क्या विधियाँ बनाई गई हैं, उनमें उनको लिया गया है या नहीं लिया गया है? उनका क्या स्थान रहा है रूढ़ि और प्रथाओं का, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि विधि के स्रोत, रूढ़ि और प्रथा, विधायन और न्यायपूर्ण निर्णय। और जब इसको हम जब देखते हैं कि गौण स्रोत के रूप में, तो साम्य या शुद्ध अंतःकरण और विधिशास्त्रियों के विचार, वो भी विधि के स्रोत के रूप में यानी कि जब भी कोई विधि बनी होगी, तो विधि के स्रोत के रूप में, उस विधि को बनाने के रूप में हमने उस विधि को बनाया होगा। तो हमने क्या लिया होगा, उसमें 2 प्रकार के स्रोतों का प्रयोग किया होगा, 2 प्रकार के सोर्सों का प्रयोग किया होगा। पहला तो हमने एक जो प्रमुख स्रोत हैं, जो हमारी रूढ़ि और प्रथाएँ हैं, हमारे विधायन हैं, यानी कोई विधियाँ पहले से बनी हैं, वो हमारा स्रोत होते हैं। दूसरा, न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है, उस निर्णय को भी विधि को बनाने के समय उसका अनुसरण करते हुए उसको भी विधि में स्थान देते हैं। और उसके बाद हमने उस जो गौण स्रोत के रूप में देखा है, जो दूसरे स्रोत के रूप में हमने देखा है, तो अगर उस सब्जेक्ट मैटर पे जो भी हम विधायन या विधि बनाने जा रहे हैं, उस विधि में पर अगर कोई लेखक ने कोई पुस्तिका लिखी है, उसको भी वहाँ पे हम प्रयोग करते हैं और उसको भी विधि के स्रोत के रूप में स्थान देते हैं। दूसरी बात हम वहाँ पे देखते हैं कि अगर कोई हमारे पास जो साम्य के नियम हैं, उनको भी हम विधि के स्रोत के रूप में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ बात करेंगे हम रूढ़ि और प्रथा की। तो रूढ़ि और प्रथा को भारतीय विधियों में कहाँ पे इनको संरक्षण दिया गया है, यानी कि विधि के स्रोत के रूप में भारत के कानूनों में
उसको किस प्रकार से प्रयोग किया गया है और उसको कहाँ पे उसको संरक्षित किया गया। तो कुछ प्रमुख हमारे जो विधियाँ हैं, उनमें भारतीय संविधान की बात करेंगे कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 13(3) में भी विधि के स्रोत के रूप में विधि शब्द के अंतर्गत हम रूढ़ि और प्रथा को संरक्षण प्रदान करते हैं। यानी संवैधानिक दृष्टिकोण से भी विधि को, रूढ़ि और प्रथा को भी विधि के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। तो जब आप पढ़ते हैं आर्टिकल 13(3)(a) का जब शब्द पढ़ते हैं 7 और 8 सातवें, जब वहां पे विधि के स्रोत के रूप में आप देखते हैं, वहां पे नियम की बात की गई है, वहां पे अध्यादेश की बात की गई है, वहां पे उपविधि की बात की गई है, वहां विधि की बात की गई है, वहां विधायन की बात की गई है और उसी में विधि शब्द के अंतर्गत रूढ़ि और प्रथा को भी विधि माना गया है। तो रूढ़ि और प्रथा जब वहां पे आप पढ़ते हो तो 7 और 8 नंबर के जो वहां पे शब्दों का क्रम है, उसमें 7वां और 8वें नंबर का जो क्रम है, वहां पे रूढ़ि और प्रथा के रूप में विधायन को रखा जाता है। अगर सबसे कठिन क्वेश्चन अगर आपको कोई बनेगा तो यही बनेगा कि भारतीय संविधान की जो आर्टिकल 13(3)(b) है, उसमें रूढ़ि और प्रथा को किस क्रम पे रखा गया है। तो वो क्रम आपको याद रखना है, 7 और 8 नंबर पे रखा गया है। फिर आपको देखता है कि हिंदू मैरिज एक्ट ने विधि और रूढ़ि को किस तरीके से संरक्षित किया गया। तो हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 5 और 4, जो 5 का जो है उपधारा 4 और 5 में आपने देखा होगा प्रतिसिद्ध नातेदारी के रूप में वहां पे रूढ़ि और प्रथा को संरक्षित किया गया है। और वहां पे जो सेक्शन उसकी 7 है, जो सप्तपति विवाह की बात करती है, वहां पे भी देखते हैं कि वो रूढ़ि और प्रथा के रूप में भी आज भी हमारी विधियों में मौजूद है कि रूढ़ि और प्रथा सप्तपति विवाह का पालन कर कर ही वहां पे हिंदुओं में विवाह की बात की गई है। दूसरी बात हम देखेंगे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, वहां पे भी अगर संविदा संबंधित कोई रूढ़ि और प्रथा है, उससे संबंधित कोई रूढ़ि और प्रथा पे अगर कोई संविदा किसी क्षेत्र विशेष में होती है, तो वहां पे भी आपने देखा होगा कि रूढ़ि और प्रथा लागू होगी, ना कि वहां पे संविदा विधि लागू होगी। ये बात संविदा विधि की जब उद्देशिका को पढ़ते हैं, तब वहां पे ये बात कर दी गई है। फिर हम देखते हैं कि जब इंडियन कॉन इंडियन एविडेंस एक्ट में भी रूढ़ि और प्रथा को जो है संरक्षित किया गया है, यानी कि मान्यता प्रदान की गई है। जब इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 13 को पढ़ते हैं, तब वहां पे भी रूढ़ि और प्रथा को संरक्षित किया गया है। जब धारा 32(4) और 32(7) को भी पढ़ते हैं, तो वहां पे भी रूढ़ि और प्रथा को रिलेवेंट माना गया है। और फिर इसकी सेक्शन 50 आप पढ़ते हैं, 48 पढ़ते हैं, 49 पढ़ते हैं, 60 पढ़ते हैं और 92 का पर्म जो 5 खंड पढ़ते हैं, तो वहां पे भी रूढ़ि और प्रथा को संरक्षित किया गया। यानी कि भारतीय विधि को बनाने में रूढ़ि और प्रथा का कहां कहां पे प्रयोग किया गया है, वो हमने देख लिया। एक तो हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देख लिया, फिर हमने देख लिया हिंदू मैरिज एक्ट की, फिर हमने एविडेंस एक्ट की कुछ सेक्शनों को देखा और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन को देखा कि रूढ़ि और प्रथा को वास्तव में विधि के स्रोत के रूप में कहां पे प्रयोग किया गया है। तो ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा गया है और इंडियन एविडेंस एक्ट में क्वेश्चन भी बहुत बार बना है कि रूढ़ि और प्रथा को कहां पे रिलेवेंट बनाया गया है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। फिर हम देखते हैं कि भारतीय विधियों की बात हम देखेंगे कि रूढ़ि और प्रथा के संबंध में विभिन्न विधि शास्त्रियों ने क्या परिभाषाएं की, वहां से भी क्वेश्चन बनता है। तो देखते हैं कि सबसे पहले हमारे विधि शास्त्री हैं हालैंड महोदय। हालैंड महोदय ने रूढ़ि और प्रथा के बारे में कहा कि आचरण की वह प्रणाली जिसका सामान्यतः पालन किया जाता है। आचरण की एक प्रणाली के रूप में रूढ़ि और प्रथा के रूप में हालैंड महोदय ने बताया कि रूढ़ि और प्रथा एक आचरण की प्रणाली है और उस प्रणाली के द्वारा ही क्या किया जाता है, सामान्यतः उसका पालन किया जाता है। लोग क्या करते हैं कि आचरण के रूप में हम क्या करते हैं कि विधियों का पालन करते हैं और उसी को इन्होंने रूढ़ि और प्रथा माना। फिर हम दूसरा जब बात करते हैं, दूसरी बात करते हैं कि जो हॉलैंड महोदय हैं, उन्होंने घास के मैदान का भी एग्जाम्पल दिया और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यूजीसी नेट में कि घास का मैदान के रूप में किस भी शास्त्री ने रूढ़ि और प्रथा का एग्जाम्पल के रूप में प्रयोग किया। तो घास का मैदान के रूप में ये उदाहरण देते हैं कि जिस तरीके से एक घास का मैदान है और उस पे एक व्यक्ति कभी एक लीक पे निकलता है और दूसरा व्यक्ति भी उसी लीक पे निकलता है, तीसरा व्यक्ति भी निकलता है और चलता जाता है, तो घास वहां से खत्म होकर और एक हमारे रास्ता बन जाता है। उसी प्रकार से रूढ़ि और प्रथाएं भी हैं कि एक व्यक्ति वहां पे कभी उस रूढ़ि को फॉलो किया होगा और वो
फिर लोगों के आचरण के द्वारा वो पालनीय हो गया होगा, एक प्रक्रिया बन गई होगी और उसी आधार पे रूढ़ि और प्रथा आज हमारी विधि में है और उसका लोग आज भी पालन करते हैं। तो ऐसी बात ये हाइलाइट महोदय ने की है। दूसरी बात है सामंत महोदय क्या कहते हैं रूढ़ि और प्रथा के बारे में। इन्होंने कहा कि उन सिद्धांतों की सूचक है जो जनहित है स्वीकृत कर लिया जाता है। इन्होंने कहा रूढ़ि प्रथा इस बात की सूचक है कि उसको लोगों के द्वारा क्या कर लिया जाता है, ग्रहण कर लिया जाता है या स्वीकृत प्रदान कर लिया जाता है, उसे रूढ़ और प्रथा कहा। सामंत महोदय ने केवल एक बात पे विशेष जोर दिया है, उन्होंने बताया है कि जो भी रूढ़ और प्रथा होती है, इस बात का घोतक होती है, इस बात की जानकारी देने वाली होती है कि लोगों ने उसको क्या कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। इसलिए रूढ़ और प्रथा क्या होती है, लंबे समय से चली आती हो और बाद में जब हम विधियों का निर्माण करते हैं तो उसको विधि के स्रोत के रूप में प्रयोग करते हैं। फिर एक हमारे जो विधि शास्त्री हुए, जो बात करते हैं कोक महोदय। कोक महोदय ये कहते हैं कि रूढ़िगत जो विधियां हैं, वो जिनका प्रयोग लोग महत्वपूर्ण स्थान रखती है, तो इन्होंने बताया कि इंग्लैंड में जो भी रूढ़ि और प्रथा है, उसको वहाँ के लोगों के द्वारा मान्य किया जाता है और बहुत सारी आज जो विधियाँ हैं, वो इंग्लैंड में जो भी बनी हैं, वो रूढ़ि और प्रथाओं पे चालू होती है। ये बात इन्होंने कहा जस्टिस कुक महोदय ने। फिर हमारे अगले जो भी शास्त्री हैं, स्टार्क महोदय ने कहा कि जो प्रचलन होता है, ये प्रथा की प्रथम स्थिति होती है। यानी कि इन्होंने प्रचलन के संबंध में रूढ़ि और प्रथा को परिभाषित करते हुए कहा कि जो प्रचलन होता है किसी भी चीज का, वो प्रथा की जो प्रथम स्थिति होती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो मार्केट में चीजें होती हैं, वो कभी-कभी प्रचलन में आती हैं और प्रचलन में आने के बाद वो लोगों के द्वारा पालन किया जाने लगता है और पालन करने के बाद हमें वो एक तरीके से दिखता है कि वो हमारा कल्चर बन जाता है और कल्चर के रूप में हमारी वो रूढ़ और प्रथा बन जाती है और हमें पता ही नहीं होता है कि कब हम उसके आदतन रूप से पालन करने लगे और वो हम अपने व्यवहार में उसको बाध्यकारी मानने लगे। तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि जो प्रचलन होता है, ये प्रथा की प्रथम स्थिति होती है और उसी की आगे की स्थिति जो होती है, वो होती है रूढ़ि। फिर बात की है हेनरी मैन महोदय ने। हेनरी मैन महोदय ने कहा कि सभी विधियों का प्रारंभ प्रथा से होता है। अगर आपसे क्वेश्चन वहां पे पूछा जाएगा कि किस भी शास्त्री ने कहा है कि सभी विधियों का प्रारंभ प्रथा से होता है, तो वो बात हेनरी मोहन महोदय ने कहा। इन्होंने कहा कि जो भी विधियां हैं, जो भी विधियां आज तक बनी हैं, उनका प्रारंभ केवल और केवल प्रथा से हुआ होगा। यानी कि जो भी विधियां समाज में हमें किसी भी रूप में दिखाई दे रही हैं, उनका प्रारंभ प्रथा से हुआ होगा। जैसे कि आपने हिंदू मैरिज एक्ट की बात की, चाहे मुस्लिम विधि की बात करते हैं, वो सारी विधियों को आप अगर देखेंगे तो उनका प्रारंभ जो स्रोत है, शुरुआत में उनकी जो प्रारंभ हुआ था हिंदू मैरिज एक्ट से संबंधित या मुस्लिम मैरिज एक्ट से संबंधित जो भी हमारे एक्ट बने हैं, जो भी विधियां बनी हैं, उनका केवल और केवल प्रारंभ जो हुआ है, वो क्या हुआ था? प्रथा से ही प्रारंभ हुआ था। ये बात हेनरी बर्न महोदय कहते हैं। फिर अगले भी शास्त्री हमारे एलन महोदय हैं। एलन महोदय कहते हैं कि विधिक एवं सामाजिक विषय के रूप में रूढ़ि का उद्भव अंशतः तर्क और आवश्यकता पर तथा अंशतः अंतः विचार और अनुकरण की शक्तियों के द्वारा होता है। यानी कि इनका मानना है कि जो रूढ़ि और प्रथा है, उनका विधिक एवं सामाजिक रूप से रूढ़ि का उद्गम अंशतः तर्क पर होती है, आवश्यकता पर होती है। इन्होंने बात कही कि कोई भी व्यक्ति अगर रूढ़ि और प्रथा को मानता है, तो केवल और केवल ये बात करते हैं कि वो या तो शुरुआत में तर्क के कारण उसकी पालन हम करते हैं या आवश्यकता होती है, इसलिए हम किसी विधि जो रूढ़ि और प्रथा का पालन करते हैं और इसलिए इन्होंने विधि और रूढ़ि की परिभाषा इस प्रकार की। फिर एक हमारे जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति में भी बात की गई है रूढ़ि और प्रथा का। एक बार क्वेश्चन यहाँ से बना है कि मनुस्मृति में रूढ़ि और प्रथा के बारे में क्या परिभाषा दी गई है? तो मनुस्मृति में कहा कि जिस मार्ग पर पूर्वज चले हैं, उन पर चलना श्रेष्ठकर होता है, उस पे चलना हम लोगों को श्रेष्ठकर होता है। यानी कि जो हमारे पूर्वज जो एक मार्ग पे चले हैं, उसी मार्ग पे अगर हम चलेंगे, तो हमारे लिए वो श्रेष्ठ मार्ग होगा। ये बात किस विधि में कही गई, कहाँ पे बात की गई? तो ये बात मनुस्मृति में कही गई। एक बार ये क्वेश्चन बना है यूजीसी नेट में कि मनुस्मृति में क्या कहा गया प्रथा के बारे में? तो वहां पे बात की गई है कि ये बात कहती है कि जिस मार्ग पे पूर्वजों ने चला है, उसी मार्ग पे चलना हमारे लिए श्रेष्ठ होगा और हम ही वो मार्ग का पालन करना चाहिए। इसलिए हमें
ये जो भी पहले पूर्वज चले होंगे, उसी को हम परंपरा मानकर, उसी को हम रूढ़ि मानकर उस पे चलेंगे तो वो हमारे मार्ग जो होगा, वो हमारे लिए श्रेष्ठ होगा। ये बात मनुस्मृति में कही गई। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से बना। फिर आइंस्टीन महोदय रूढ़ि और प्रथा के बारे में क्या कहते हैं? रूढ़ि आचरण का वह नियम है जिसका अनुपालन वर्ग द्वारा इसलिए नहीं किया जाता है कि वह किसी राजनीतिक संप्रभुता ये संपन्न व्यक्ति द्वारा स्थापित विधि है, बल्कि इसलिए किया जाता है कि वह अपनी स्वेच्छा से उसका अनुकरण करता है। इन्होंने मतलब बात कही है कि जो रूढ़ि और प्रथा है, इसका आचरण के रूप में हम पालन क्यों करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं कि वो जो है हमें उसका आदत पड़ गई है, इसलिए हम करते हैं क्योंकि ये जो है अपनी स्वेच्छा में हम उसका अनुकरण करते हैं। वो कहते हैं किसी रूढ़ और प्रथा का पालन इसलिए नहीं करते कि उसका संप्रभु का आदेश है इसलिए हम पालन कर रहे हैं। इसलिए हम करते हैं कि उसको आदतन हम जो है आचरण के रूप में पालन करते आ रहे हैं, इसलिए हम रूढ़ और प्रथा को मानते हैं। ये बात आइंस्टीन महोदय ने की। फिर अगले भी शास्त्री हैं कार्टर महोदय। कार्टर महोदय ने क्या कहा कि समान परिस्थितियों में समस्त व्यक्तियों के कार्यों की एकरूपता ही रूढ़ि है। इन्होंने बात की कि समान परिस्थितियों में समस्त व्यक्तियों के कार्यों की एकरूपता ही रूढ़ि है। इन्होंने कहा किसी भी परिस्थिति में अगर एक व्यक्ति एक काम को कर रहा है और अनेक व्यक्ति भी उसी काम को कर रहे हैं, ये एकरूपता जो उनमें दिखती है कि एक काम करने की, वही हमारी रूढ़ि है। ये बात ये कार्टर महोदय ने कहा। जैसे कि आपने एक काम क्या किया कि आप विद्या अध्ययन करने के लिए अगर आप विद्यालय जा रहे हैं, तो एक व्यक्ति और विद्यालय जा रहा है और कोई भी व्यक्ति आपको देख के वो एकरूपता के साथ अपनाया जाने लगा आचरण कि सभी लोग प्रारंभ में विद्या अध्ययन के लिए वो कहाँ पे जा रहे हैं? विद्यालय। तो एक ये रूढ़ि चल चुकी, एक परंपरा चली गई कि विद्या अध्ययन के लिए व्यक्ति क्या जाएगा? कॉलेज में जाएगा। तो कॉलेज जाने की एक परंपरा चली और वो एकरूपता दिखी, वही रूढ़ि है और इसी बात को कार्टर महोदय ने बताया। फिर आप अगले भी शास्त्री हमारे हैं सेवनी महोदय ने रूढ़ि और प्रथा को क्या कहा? रूढ़ियों का उदय लोगों की अंतर चेतना से होता है। सेवनी महोदय को आपने सब जाना होगा कि सेवनी महोदय ऐतिहासिक विचारधारा के विधि शास्त्री रहे और ऐतिहासिक विचारधारा के ये जन्मदाता भी रहे और इन्होंने लोक चेतना का सिद्धांत दिया। इनका मानना था कि विधि जो है वो बनाई नहीं जाती है, वो विधि पाई जाती है। यानी कि समाज में जो भी विधियां हैं वो विधि बनाई नहीं जाती है, वो समाज में पहले से पाई जाती है। यानी कि इनका कहना था कि रूढ़ और प्रथा के रूप में समाज में जो भी चल रहा है, जो हम आदतन रूप में, आचरण के रूप में पालन करते आए हैं, उसी को हम क्या करते हैं? विधि मानेंगे और किसी भी चीज को हम विधि नहीं मानेंगे। ये बात सेवनी महोदय कहते हैं और इसी बात का समर्थन करते हुए जब ये रूढ़ि और प्रथा की जब परिभाषा देते हैं, तब भी ये कहते हैं कि रूढ़ियों का उदय लोगों की अंतर चेतना से होता है, न कि वो किसी के द्वारा बनाई गई विधि होती है। ये बात किसने कही? तो ये बात सेवनी महोदय ने कही। अगले भी शास्त्री है पैटर्न महोदय ने क्या कहा है कि रूढ़ि अनावरत आदतन अभ्यास का परिणाम मात्र है। इन्होंने कहा रूढ़ि अनावरत आदतन अभ्यास का परिणाम मात्र है। यानी कि जो भी रूढ़ि होती है वो आदत पे हमारी आ जाती है और आदत के कारण हम उसको अभ्यासता पालन करते रहते हैं। इसलिए ये रूढ़ि को क्या बोलते हैं? एक तरीके से परिभाषित करते हुए ये बात कहते हैं। फिर अगले इस हमारे शास्त्री हैं स्पेनर महोदय। स्पेनर महोदय ने कहा कि रूढ़ पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली परंपरा है। रूढ़ क्या है? पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली परंपरा है। ये बात किसने कही? स्पेनर महोदय ने कहा। वो आपने इस बात को कहीं न कहीं आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि वास्तव में जो एक परंपरा के रूप में जैसे कि हमने नहीं पता है कि प्रथम बार किस व्यक्ति ने कन्या पक्ष से वधु पक्ष जो कन्या पक्ष से जो हमारा वर पक्ष है उसके वहां विवाह के लिए वो गया होगा। यानी कन्या के वहां से कौन पहली बार होगा जो वर पक्ष के वहां पे विवाह में गया होगा? ऐसा आपको किसी को नहीं पता है। लेकिन वो बहुत दिन से एक व्यक्ति कोई गया होगा, तो वही एक परंपरा चली आई और उसी परंपरा का आज पालन किया था। तो उसी परिपेक्ष में कहते हैं कि रूढ़ पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली एक परंपरा है। ये बात कहते हैं स्पेनर महोदय। फिर एक वित्त शास्त्री हुए जो सामंत महोदय। सामंत महोदय ने जो रूढ़ियों के प्रकार बताए और रूढ़ियों के प्रकार को दो भागों में बांटा, विधिक रूढ़ और अभिषयात्मक रूढ़। यानी कि जो भी अभिसमय है
उसको रूढ़ि के रूप में आपने इन्होंने बताया और दूसरी बात इन्होंने विधिक रूढ़ियों के बारे में बताया। तो जो विधिक रूढ़ियाँ हैं, वो स्थानीय रूढ़ियाँ और सामान्य रूढ़ियों के रूप में बाँटा और जो अभिसमयात्मक विधि हैं, आपने देखा होगा कि जो अभिसमय होते हैं, वो हमारे रूढ़ि और प्रथाओं पे आधारित होते हैं और आवश्यक उनके कुछ आवश्यक तत्व होते हैं, वो परंपरा पे आधारित होते हैं, वो देश की विधि के अनुरूप होते हैं और युक्त होते हैं और वो संविदा का जो संविदा की जाती है उसके प्रतिकूल नहीं होती। तो ऐसी जो विधियाँ होती हैं, उनको हम संविदात्मक रूढ़ि और प्रथा के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं। फिर एक भी शास्त्री हुए डायस महोदय ने रूढ़ि के बारे में कहा कि आचरण की समानता ही रूढ़ि है। यानी कि डायस महोदय ने क्या कहा कि आचरण की समानता ही रूढ़ि है। फिर हमने देखा कि ब्लैक स्टोन और पोलक, ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लैक स्टोन और पोलक ऐसे कौन से विधि शास्त्री हैं जिन्होंने इंग्लैंड की विधि को रूढ़ि पर आधारित विधि कहा? तो वो हमारे विधि शास्त्री हैं ब्लैक स्टोन और पोलक महोदय। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि रूढ़ि और प्रथा के संबंध में कुछ आवश्यक तत्व हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनता है कि रूढ़ि और प्रथा के आवश्यक तत्व क्या है? तो पहली बात है प्राचीनता, दूसरी है निरंतरता और अधिकार के अनुरूप उसका शांतिपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। रूढ़ि में बाध्यकारी बल होना चाहिए, रूढ़ि में निश्चितता होनी चाहिए, रूढ़ि में युक्तियुक्तता होनी चाहिए, रूढ़ि लोकनीति के अनुकूल होनी चाहिए, रूढ़ विधियों के से असंगत ना हो, रूढ़ अनैतिक नहीं होनी चाहिए, रूढ़ जो है किसी भी तरीके से अनैतिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि एक रूढ़ि को विधि का रूप लेने के लिए आपने देखा कि उसके कुछ आवश्यक तत्व हैं। एक तो प्राचीन होनी चाहिए और प्राचीन होने के बाद एक गोकुल चंद्र वर्सेस प्रवीण कुमार का केस है, जिसमें बताया गया कि रूढ़ि, अब बात आती है कि रूढ़ि कितनी प्राचीन होनी चाहिए, तब उसको विधि के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो गोकुल चंद वर्सेस प्रवीण कुमार के केस में बताया गया कि ये कोई निश्चित नियम पैरामीटर नहीं है कि कोई रूढ़ि कितनी प्राचीन होनी चाहिए, लेकिन एक इतनी बात इस जरूर होनी चाहिए कि वो हमारे स्मरण में न याद हो कि पहली बार वो रूढ़ि कब प्रयोग की गई हो, तो माना जाता है कि वो रूढ़ विधि बनने का बल रखती है। दूसरी बात जो आपने देखी निरंतरता, तो निरंतरता की मतलब एक रूढ़ जो है निरंतर चलती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज उसकी शुरुआत हुई, कल वो बंद हो जाए। यानी कि रूढ़ में निरंतर चलती रही। इसी की बात कही गई मार्शल वर्सेस डेंडे का एक केस है, जिसमें मछली का जाल सुखाने संबंधित बात है, इसको बोला जाता है। मार्शल वर्सेस डेंडे का केस है, जो मछली सुखाने के जाल के, तो यानी कि वो मछली सुखाने वाले कुछ व्यक्ति थे, जो मछली मारने का काम करते थे और अपना जाल एक भूमि पे सुखाते थे। यानी कि वो एक परंपरा चली आई थी, एक रूढ़ि बन गई थी कि अपने मछली का जाल यहीं सुखाएँगे, तो उसके आधार पे भी न्यायालय ने उनका संरक्षण दिया। तो यानी कि निरंतर वो प्रयोग में लाया जा रहा होगा। यानी कि जब भी मछुआरे मछली मारने जाते होंगे, तब वो अपना जाल सुखाते तो एक भूमि का प्रयोग करते होंगे। तो कहीं न कहीं उसको संरक्षित किया गया न्यायालय के द्वारा कि वो उनका अधिकार है। फिर बताते हैं कि बाध्यकारी बल होना चाहिए, यानी कि जो विधि रूढ़ि है वो ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति उसका पालन करे या न करे, यानी समाज के द्वारा उस रूढ़ि को में क्या होना चाहिए, बल होना चाहिए। अगर रूढ़ि में कोई बाध्यकारी बल नहीं होगा, तब भी वो विधि बनने के लिए किसी भी तरीके से प्रयोग नहीं की जाएगी। फिर इन्होंने बात की कि निश्चितता होनी चाहिए, यानी कि विधि जो भी होनी चाहिए वो निश्चित होनी चाहिए। अगर विधि में निश्चितता नहीं है, रूढ़ में निश्चितता नहीं है, तो वो विधि का रूप नहीं ले सकती है। इसके बारे में गुरु स्वामी राजा वर्सेस पेरूमल का केस है और इसमें मामला ये था कि एक व्यक्ति जो था वो निश्चितता के बारे में वहां पे एग्जाम्पल के रूप में रखा कि अगर एक पेड़ है और उस पेड़ की आपको छाया निरंतर मिल रही थी एक रूढ़ि के रूप में कि आपको उस पेड़ की छाया मिल रही थी, लेकिन उस पेड़ पे जिस तरीके से सूरज की किरणें पड़ेंगी उस तरीके से उसकी छाया क्या होगी, बदलती रहेगी। यानी कि उससे किसी भी तरीके से आपको ये नहीं कह सकते कि इस पेड़ से हमें छाया यहाँ पे जो एक स्थान था वहां पे मिल रही तो वहां पे ही मिलना चाहिए, तो वो संभव नहीं है क्योंकि जिस तरीके से सूर्य का परिवर्तन होगा उस पे रोशनी पड़ेगी उस तरीके से उसकी छाया अलग बन जाएगी। यानी कि तो उस तरीके से किसी भी तरीके से न्यायालय के द्वारा ऐसी रूढ़ियों को संरक्षित नहीं किया जा सकता है। तो यानी कि रूढ़ि को संरक्षित करने के लिए उसमें निश्चितता होनी चाहिए। अगर निश्चितता नहीं है तो वो रूढ़ि किसी भी तरीके से न्यायालय के द्वारा संरक्षण नहीं प्रदान किया जाएगा और वो विधि का भी रूप
नहीं ले सकती है। और ये बता रहे हैं लोक नीति के अनुकूल होनी चाहिए, यानी कि जो भी रूढ़ियाँ हैं, वो लोक नीति के अनुकूल होनी चाहिए। अगर लोक नीति की वो किसी भी तरीके से विपरीत होंगी, तब भी वो रूढ़ि क्या होगा, कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, वो हमारे द्वारा या हमारे समाज के द्वारा या न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होगी। फिर बात करते हैं रूढ़ अनैतिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि रूढ़ में किसी भी तरीके की अनैतिकता नहीं होनी चाहिए। जैसे कि बाल विवाह चलती थी, सती प्रथा चलती थी, ये सारी जो रूढ़ियाँ थी वो अनैतिक थी और इसी के आधार पे क्या किया गया, उन रूढ़ियों को क्या किया गया, खत्म किया गया और वो अगर वो विधि भी थी तो उसको विधि बनाकर भी उन रूढ़ियों को समाप्त किया गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि रूढ़ में बहुत सारे विशास्त्री आए, उन्होंने अपनी अलग-अलग परिभाषाएँ दी और हमने उसके आवश्यक तत्वों को देखा और उससे संबंधित जितने भी वादों को देखा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप सभी का प्यार जो अभी तक मिला और कुछ स्वास्थ्य कारणों से हम आपकी आगे क्लास नहीं कर पाए। अब आपको एक जो डेली ड्यूरेंस की क्लास और उसके साथ हम इंटरनेशनल लॉ भी शुरू करते हैं कि आपको ये 40 से 50 दिन जो यूजीसी नेट के परीक्षा के बचे हैं, वहाँ पे सभी समस्त महत्वपूर्ण जितनी भी विधियाँ हैं, उन सभी विधियों को एक बार आपको रिवीजन करवाएँ और कल से आपको 2 से 3 वीडियो आपको मिलने लगेंगी और बहुत तेज़ी के साथ आपके सामने पूरा सिलेबस मान के चलिए मई में समाप्त कर दिया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।